बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हालात हाज़रा के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर कालम निगार और साफ़ी हैं। ये उस्ताद भी हैं और एक्स ब्यूरोक्रेट भी हैं। इस हवाले से इनकी नज़र बाकी आम लोगों से ज़रा थोड़ी सी तेज़ आप कह सकते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जो कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसमें किस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं और वो किस तरफ उनका इशारा है। आइए मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से पूछते हैं। जी पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। तो क्या कहते हैं आप, कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो 3 हवाले हैं। एक तो ख्वारिजियों के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की ख़ुसूसी तौर पर सरहदों के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, फिर उसके अलावा जो सियासी मामलात हैं मुल्क के अंदर, उसके ऊपर तो उनकी राय थी, लेकिन उस सियासत की आड़ में कुछ ऐसे मामलात हुए, जैसे आप 9 मई का जिक्र कर लें, जैसे आप अभी 24 नवंबर का जिक्र कर लें, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर फ़ौजी अदालतों के ऊपर उनकी बात, तो उन्होंने खुलकर बात की कि जी कि वो हमारा सारा जो सिलसिला वो कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी कि वो आलमी अदालतें जो है उनके ज़ेरे ताबे ये सारा सिलसिला, कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई किसी तरह की कोई ख़िलाफ़ वर्दी की हो आलमी कवानीन की, उनके ताबे सारा कुछ हुआ। तो फिर इतना शोर शराबा क्यों है? शुक्रिया अमजद इकबाल साहब। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सफारती, सियासी और जंगी महाजों पर जो कुछ हो रहा है, हाँ, इन सारे वाक़यात को, इन सारी हैपनिंग्स को हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। हाँ, ये किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी मकाम पर ये इंटरलेटेड हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, ठीक है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज जो खोला गया था, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, हाँ, ये तकरीबन 2 दहाइयों से जी जारी है, ये जारी है। तो आप ये भी ज़हन में रखें। और फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत का मैदान सियासत में उतरना और उसका इक़्तिदार में आना, और फिर उसका मईशत को तबाह करना, उसका बयानिया, फिर उसका हुकूमत से निकलने के बाद रियासत मुखालिफ बयानिया, और फिर 9 मई का वाक़या, और फिर 26 नवंबर का वाक़या, ये सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं। और फिर इस तरफ देखिए आपके एक अमरीकी सदर जाते जाते पाकिस्तान के 4 इदारों पे पाबंदियां लगा रहा है, और उसमें जो एक मुज़क्का खेज़ बात है, वजूहात बयान करते हुए कि जनाब पाकिस्तान का जो है मिज़ाइल प्रोग्राम है वो इतना हो चुका है कि वो अमेरिका पर भी हमलावर हो सकते हैं। सही। यानी इससे ज़्यादा स्टूपिड बात मैं समझता हूँ कि हमें किसी मुल्क से तवक्को नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का तमाम जो मिलिट्री और दिफाई निज़ाम है वो इंडिया सेंट्रिक है। हमारा एक ही दुश्मन है पूरी दुनिया में, और वो डिक्लेयर्ड दुश्मन है, और वो हिंदुस्तान है। और हमारी दिफाई हिकमत अमली जो है, हमारी जो मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी और मिज़ाइल की डिप्लॉयमेंट्स है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी जो वॉर स्ट्रेटजी है, वो सारी इंडिया को सामने रख के तश्कील पाती है। तो हमें देखा पैसा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब इसमें हम क्यों इस बात की तरदीद करते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हमारे इतनी रेंज के, आपका कहने का मतलब तो यही है ना कि जो उन्होंने कहा कि अमेरिका तक मार कर सकते हैं हमारे मिसाइल, तो हम अगर ये सलाहियत हासिल करने की पोजीशन में हैं तो हमें क्यों इससे अपने आप को पीछे हटाना चाहिए? हम हो सकते हैं, पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान की जो सलाहियत है, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो बहुत बासलाहियत है, वो कहीं भी रसाई हासिल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो उसकी फिर जो कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं, हमने बनाया, मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमने कर लिया, लेकिन हम कर सकते हैं ना। नहीं, कर सकना और चीज़ है, लेकिन उसका ऐलान करना जो है, पाकिस्तान ने तो ऐलान नहीं किया, तो इसलिए पाकिस्तान तो उसकी तरदीद ही कर रहा है ना। हमें उसकी तरदीद करनी चाहिए। हम अपनी दिफा की सलाहियत हासिल करने का हक तो महफूज रखते हैं ना, और उसी हक को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल किया, हमने एटमी धमाके किए, हम
जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है हाँ। उसके तमाम वो जो कवायद ज़वाबित है उसको पूरा करते हैं हर चीज़। हाँ। और वो लोग कह चुके हैं, अमेरिका भी कह चुका है कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है महफूज तरीन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को दबाने की जो पॉलिसी है उस पर अमल किया जा रहा है, तो ये उसका एक शाखसाना है। अब आते हैं मिलिट्री अदालतों की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि बरतानिया के अंदर जिस वक्त ये पिछले दिनों हंगामे हुए थे एक फेक न्यूज़ पर, हाँ। और उसके नतीजे में आम रूटीन से हट के वहाँ पर स्पीडी कोर्ट्स जो है वो कायम की गई और दिन रात यहाँ पे दिन रात उन्होंने काम किया। तो उस वक्त क्यों नहीं ये कहा गया कि भाई नॉर्मल जो निज़ाम इंसाफ है उसके तहत हो नहीं हुआ। अमेरिका में भी इस तरह की स्पीडी कोर्ट्स जो हैं बनती हैं, और फिर जो ग्वांटानामा बे के अंदर जो बहुत सारे कैदी थे तो उनके जो मुकदमात हैं वो कहाँ पर चले थे, उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में चले थे। ऐसे ही। अब आते हैं हम इस तरफ के दौर में 29 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी गई थी, और उनमें से एक सजाए मौत भी थी जिसको हैंग कर दिया गया और उसकी लाश वर्षा के हवाले की गई। उस वक्त तो यूरोप को और अमेरिका को ये कोई इसमें खामी नजर नहीं आई कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो नहीं। तो ये क्या वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है क्योंकि उस वक्त भी तो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मौजूद था, आज मुझे भी है। ये लगता है तो क्यों इस तरह का अब क्यों उन्होंने मुझे ये लगता है पाकिस्तान एक तो ये है कि चीन के साथ पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो जो पहले हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती थी, शायद से मीठी थी, अब वो जमीन पर नजर आनी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट्स की सूरत में, सरमायाकारी की सूरत में, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की सूरत में, गवादर की डेवलपमेंट की सूरत के अंदर अब वो दोस्ती की जो बातें हम सुनते आए थे अब वो ज़मीनी हकायक की सूरत में दुनिया को नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और उससे अमेरिका को बिलखसूस जो है वो उसके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। हाँ। इसलिए वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की पॉलिसी पर चल रहा है, और उसके लिए हमारी एक सियासी जमात जो है उनको मिल गई है, आलाकार के तौर पर मिल गई है। आप देखिए ना, जब ये मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगी हैं तो जो सिर्फ गौर साहब ने एक हल्का फुल्का सा बयान दिया ताकि रजिस्टर हो जाए, अदरवाइज पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो इस मिसाइल खुश है इस बात पर बयान पे। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर शिकंजा फिट करने की कोशिश की गई है, और जो मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है उसको हमें वो नहीं लेना चाहिए। वैसे वो लेना तो नहीं चाहिए, हमें लाइटर नहीं इसको सारे मामले को लेना चाहिए। बड़े मंसूबे का, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसका पूरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा हक है, हम इसके ऊपर किसी की कोई बात ना तो सुनेंगे और ना ही इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेंगे। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो ठीक है ना। इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी खारजा पॉलिसी को ओपन किया पहले हम ये सिंगल ट्रैक थे और हमारा रुख ही उस तरफ होता था। अब हमने अपने चाइना को ऊपर, अब और फिर चाइना के साथ आपने जिक्र किया, हम भी थोड़ा थोड़ा शरारतें जिस तरह आप कह सकते हैं कुछ तरह के या इवेंट्स इस तरह के होते रहते हैं कि जिनसे तकलीफ आप समझते हैं कहीं काफ़ी दूर तक जाए, उसकी चीखें दूर तक निकलती हैं ना, दूर तक इसकी चीखें। जैसे अभी हमने एयरपोर्ट का इफ्तिताह वहाँ पे कर दिया, ग्वादर एयरपोर्ट का, दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ ना, वो कार्गो आना भी शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, इफ्तिताह से पहले ही कार्गो जो है। और अभी एक पहला कॉन्वॉय वहाँ से ये सीपैक के रूट पे ये अभी कल की बात है, उसके ऊपर डिटेल आई उसकी कि जी अभी शुरू हो रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, अच्छा अगर आप इजाज़त दें जी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा महाज पर एक फ़ैसला किया है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो लव फेयर अपना बढ़ाएंगे, रोमांस बढ़ाएंगे। उसका इजहार जो है वो दो तरफ से हुआ है। एक तो ये हुआ कि जो DGISPR ने कहा कि हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है और हम उसको बला बला बला, एक तो ये उसका इजहार हुआ। दूसरा ये है कि मोहम्मद सादिक खान साहब जो बहुत बड़े डिप्लोमेट थे अफगान अमूर पर, वो रिटायर हो चुके थे, उनको पाकिस्तान स्पेशल इन्वाय उनको बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है कि जिस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर रही थी ख्वारिज के ठिकानों पर, उस वक्त उनकी सरबराही में काबुल में मौजूद थे और इतलाआत ये हैं कि अफगान
तालिबान को एतमाद में लेकर हमने ये हमला किया है और ये सीरीज अब जारी रहेगी। और तालिबान ने भी इस बात का इकरार कर लिया है कि अच्छा, आपको ये उसके बाद एक और वहाँ से दारंदाजी की कोशिश हुई है, वो उसमें दोनों फ्रीक शामिल थे, टीटीपी के लोग भी और अफ़गान तालिबान के, और उसके लिए चौकियाँ इस्तेमाल हुई हैं अफ़गानिस्तान की। वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश हुई और जिसका जवाब पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसी तरह से दिया जो आप पहले जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये उसके बाद का ये वाक़या ये होता है कि जब ये कल ये वाक़या हुआ उसके ऊपर ये जवाब दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं वो हमलावर जो थे, और पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस तरह का नुकसान, कोई शहादत उस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई कि जी कि जिसमें इस उनकी दरअंदाजी की वजह से ये। लेकिन ये दो अमली है, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसका जिक्र किया कि ये दो तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि हम अफ़गान हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर फितने को ख़त्म करें, ये दहशतगर्दी को ख़त्म करें, वो हमारे साथ बातचीत भी करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। इसके ऊपर बात कीजिएगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले हम अफ़गान हुकूमत की जो दोगलापन जिसको आप कह सकते हैं उसकी बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तान के साथ भी वो बातचीत भी करते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, टीटीपी है या दहशतगर्दों के दीगर ग्रुप्स हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। ऐसा क्यों है? जी पाशा साहब। अच्छा अमजद इकबाल साहब, हमें ये ज़रा समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है वो उस तरह की हुकूमत नहीं है जिस तरह की हम तस्वर करते हैं कि उसका तमाम कंट्रोल हो। ठीक है। और अफ़गान तालिबान एक ग्रोह है, जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत सारे ग्रोहों का एक मजमुआ है। ऐसे ही वो लिसानी तौर पर भी तकसीम है, वो कल्चरली भी तकसीम है, वो इलाकाई एतबार से भी तकसीम है और नज़रियाती एतबार से भी तकसीम है। ठीक है। तो तालिबान क्योंकि मुनज़्ज़म है इसलिए और ताकतवर है, इसलिए उनकी हुकूमत जो है वो काबुल के अंदर कायम हो चुकी है। लेकिन उसका जू काबुल से आप दूर हटते चले जाएंगे, काबुल की हुकूमत का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। और ये तालिबान के दौर की वजह के वक्त नहीं है, बल्कि ये हमेशा से ऐसा रहा है। ठीक है। आप अमेरिकन को देख लें, शुमाली इत्तेहाद का अपना एक अलग असर और रसूख था। जो आप काबुल से दूर होते चले जाते हैं, हुकूमत की रिट जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हमने एक नहीं पाशा साहब, देखिए मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि जी कंट्रोल की बात तो आप जो करते हैं ये एक गुंजाइश देने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि जी कि वो जब अफ़गान फोर्सेस की चौकियाँ इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जब अफ़गान फोर्सेस तालिबान फोर्सेस जो हैं वो उन टीटीपी के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, तो फिर तो ये चीज़ें, फिर ये तासर ख़त्म नहीं हो जाता। फिर तो कहीं ना कहीं सहूलतकारी मौजूद होती है, कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश मौजूद होती है, या उनको पता है यहाँ पे ये कैंप्स बने हुए। आप जिनका जिक्र आपने पहले किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की जहाँ पे बहुत सारे वो टीटीपी के लोग वो कैंप्स थे और वो उसमें हलाक भी हुए, वो खासे लागते हुई ना। तो यह क्या तालिबान की हुकूमत को नहीं पता था कि यहाँ पे बैठे हुए हैं? वो उनको रोकते ही नहीं है। अच्छा, इतलात ये हैं कि तालिबान ने ये कहा है भाई कि हम तो रोक नहीं सकते, हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनके साथ रिश्तेदारियां हैं। ठीक है, हमारी इनके साथ रिश्तेदारियां हैं और उन्होंने उस रिश्तेदारियां तो पाकिस्तान के उन्होंने उस वक्त तालिबान का साथ दिया था जिस वक्त तालिबान अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। तो वो एहसानमंद भी हैं टीटीपी के। तो उन्होंने कहा ये क्योंकि मलबा आपका है, आप पर हमलावर होते हैं, आप इनको सफाया करें, जो मर्जी करें, हम एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप ये करते रहें, लेकिन हम ऐलान नहीं कर सकते। हम एहतजाज करेंगे, कौंसल जनरल को बुला के उसको एहतजाजी मुरासला देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आप इनको ख़त्म करें। और मेरी इतलात ये हैं अमजद इकबाल साहब कि हमारी एजेंसियों ने, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने और हमारे जितने इदारे ये इनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इतना डाटा इकट्ठा कर लिया है कि अब एक एक इनका ठिकाना जो है वो पाकिस्तान के निशाने पर है।
कितने लोग फाइटर हैं, उनके कितने उनके साथ सहूलतकार हैं, कितने उनके ख़ानदान के अफराद हैं, एग्जैक्ट तादाद मालूम हो चुकी है और उनके ठिकानों को प्रिसाइजली पाकिस्तान ने पिन पॉइंट कर लिया है। अब जब भी कभी इस तरह का मामला होगा तो उसका जवाब जो है वो उसी तरह दिया हम जाए। इंतजार करेंगे कि मामला ऐसा होने का, जी हम क्यों नहीं उनको खत्म करते? नहीं, देखे बात नहीं ये है, देखे क्यों नहीं बात नहीं, फिर वो हाँ तो जी, जंग की सूरत हाल हो जाएगी वो ना। क्यों जंग की सूरत हाल हो जाएगी? देखिए बात यह है कि आपके सामने 2-3 मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको कहता हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान के इलाके पे हमला किया था, पाकिस्तान ने ईरान के इलाके पे हमला किया, उसका जवाब वहाँ पे आया। इंडिया ने जब वो की थी, आपको पता है कि दरअंदाजी, ठीक है, दरअंदाजी की थी, फ्लैग और पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। फिर उसके बाद अभी आ जाए, इस वक्त इसराइल शाम में कर रहा है, इसराइल गज़ा में कर रहा है, इसराइल आपको मुख्तलिफ उस इलाके के सारे मुल्कों में जहाँ जहाँ उसको इस तरह के नज़र आते हैं मिलिटेंट्स ग्रुप जिनकी हम जिक्र करते हैं, उनको हम कुछ और भी कह सकते हैं, वो कुछ और कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कर रहा है। उसकी वो जस्टिफिकेशन अमेरिका से लेके बरतानिया तक और बाकी सारा यूरोप भी वो यही देते हैं मिसाल कि जी को अपने दिफा में कर रहा है। तो ये दिफा का हक पाकिस्तान को नहीं है। अमजद इकबाल साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। थ्योरेटिकली स्पीकिंग वट एवर यू हैव सेड दैट इज नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल स्पीकिंग बात कर रहा हूँ जो हो रहा है इस वक्त। लेकिन अमलन आप देखें, हम हर 3 महीने के बाद किसको लेके अमेरिका के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, अफगानिस्तान के पास तो नहीं ना जाते। मैं उधर ही आ रहा हूँ। हम एक खास हद तक अफगानिस्तान के साथ जंग कर सकते हैं। हम जंग अफगानिस्तान के साथ नहीं करना चाहते। मैं तो उन कैंपों की बात कर रहा हूँ, मैं उन मिलिटेंट्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। तो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया ना, मैंने वही तो आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उनको लोकेट कर लिया है, उनका डाटा जमा कर लिया है एग्जैक्टली। अब जवाबी कार्रवाई होगी। हम डिफेंस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, हम अग्रेशन के साथ नहीं चल रहे। हम नहीं चाहते कि, आपको पता है कि इन्हीं तालिबान को अभी हम अग्रेशन की पोजीशन पे नहीं जा सकते कि इतनी शहादतें। अभी कल आपने DGISPR ने सारा डाटा दिया, इस साल के अंदर देखिए कोई 1, 2, 10, 20, 50 की बात नहीं है, तकरीबन 400 के करीब शहादतें हुई हैं हमारे फोर्सेस के जवानों की, अफसरों की। इतनी शहादतें, फिर सिविलियन की शहादतें वो अलग से हैं। फिर जिस तरह से धमाके और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सूरत हाल पैदा कर रखी है उन्होंने, ये एक अलग से मामला सारा। तो हम देखिए, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी एक जो उन्होंने कोट किया आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा जी कि एक जवान की शहादत, किसी एक पाकिस्तानी की शहादत के बदले भी हम अफगानिस्तान को, बहुत बात कही, ठीक है, कि नहीं कर सकते कि जी कि हम उन तलकात को बचाएं और यहाँ पे अपने लोगों को शहीद कराएं। ये हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। हमें अपने पाकिस्तानियों की जान ज़्यादा अजीज़ है और ये होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जी कि ये इस पे ऊपर जहाँ पे भी आपके सामने एक मिसाल मौजूद है ना, आपको एक मिसाल मिल गई, वो गलत है या दुरुस्त है, इसके ऊपर नहीं, इस वक्त दुनिया उसको जस्टिफाई कर रही है। तो ये एक अगर ऐसा होता है कि इसको कहेंगे जी आप ये ना करें, वो करते रहें, तो पाकिस्तान के पास तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ना कि जी हम क्यों ना करें। देखें, बात ये है कि हम एक ख़ास लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और अगली बात ये याद रखें कि हमने, पाकिस्तान ने तो किसी की फसाई दूध की खिलाफ वर्जी भी नहीं की। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने तालिबान और TTP के साथ मुज़ाकरात भी किए थे और उसमें तालिबान, जो असली वाले तालिबान हैं, उनके साथ ये तय पाया था कि हमें कुछ रकम दी जाए ताकि हम इन जो TTP वाले हैं इनको उन इलाकों में सेटल कर दें जो पाकिस्तानी सरहदी इलाकों से दूर हैं, ताकि पाकिस्तान में ये दरअंदाजी ना कर सकें। ये पॉलिसी बनी थी और कुछ तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का प्रोग्राम भी बना था। ये कब बना था जी, कब की बात है? के दौर में ये हुआ था 2021 में, जिसका जिक्र भी हुआ। जी, और उसमें तय भी पाया था कि किन किन इलाकों में, यानी पत्तों की में, शेखुपुरे में, इस तरह के इलाकों के नाम आए थे। लेकिन फिर के दौर में ही उनको पेशावर के अंदर, KPK के अंदर ही सेटल कर दिया गया और फिर ये पॉलिसी आगे नहीं चल सकी। और अब ये वही तालिबान है जिनको के दौर के अंदर सेटल किया गया था और उसके बाद ये पॉलिसी, तो बड़ा अच्छा फैसला था, मैं वही बताने लगा हूँ। और फिर इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा PDM की हुकूमत ने और लोगों को हमने बसाया। और यही लोग जो हैं
अब पाकिस्तान के दुश्मन बन के पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का जिक्र हमारे DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ इसका? बसाने वाले और कौन? किसने बसाया था? इसमें तो देखे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि साहब की 44 महीनों की जो पॉलिसियां थी, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीत चुका था, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन चुका था, दहशतगर्दों को फना कर दिया गया था, और जब इन लोगों को लाके और पाकिस्तान की मईशत को भी बर्बाद किया की पॉलिसियों ने। और सबसे ज़्यादा जो अभी तक पाकिस्तान भुगत रहा है कि पाकिस्तान की यूथ के ज़हनों को जो जहर आलूद किया आपके बहुत बड़े लीडर साहब ने, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं कि वही बच्चे वो लेकर सोशल मीडिया को और के बयानिए को लेकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलावर हैं। और वो ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए हमलावर हैं, बल्कि वो 9 मई को पाकिस्तान के जो निशानात थे रियासत के 200 से ज़्यादा, उन पर उन्होंने फ़िज़िकल अटैक भी किया। और फिर 24 और 26 नवंबर को जो कुछ गंडापुर साहब, वो आपकी जो बेगम, क्या नाम है उनका, वो जो साबका खतून अव्वल थी, पहली खतून थी, वैसे तो पता नहीं चौथी या 5वीं है, बुशरा बीबी, उसने जो कुछ किया इस्लामाबाद पर, ये रियासत पर हमला ही है ना। और अब भी वो कह रहे हैं कि हम फिर हमलावर होंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप इतने सवाल पूछते हैं लोगों से एंकर के तौर पे, मुझे ये बताइए, PTI ने और ने ये जो ऐलान किया है कि ये फॉरेन रेमिटेंस ना भेजें, सिविल नाफरमानी, आप नहीं समझते कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है? पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है। हाँ। यानी ये हमारी लाइफ लाइन है इस वक्त, डॉलर जो है। और साहब और PTI जो है वो अपने जो अवारी दुआरी हैं, जो अपने मुरीदैन हैं, उनको कह रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, उनके कहने से अब मैं ये कुछ नहीं होगा कि क्योंकि इस वक्त पिछले जो 5 माह पहले हैं, उनमें इस साल के माली साल के जो पहले 5 माह हैं, उनमें जो रेमिटेंस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जो कल उसमें सियासी बातें भी उनमें हुई है, आपने जो जिक्र किया सिविल नाफरमानी का, चूँकि वो एक सियासी मामले के साथ जुड़ी हुई है और सियासी मामला 9 मई और 24 नवंबर के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जो हम बात करते हैं। और उसके पीछे क्या कहानी क्या है कि जी के जो सारा इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात के अंदर दबाव किस चीज़ का डाला जा रहा है। फिर ये बात हमने चूँकि शुरू हुई थी कि जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने की और पाबंदियाँ लगाने की जो बात की जा रही है, ये सारा कुछ वो सियासी मामलात मुझे तो नज़र आते हैं। वो उसके अलावा आप थोड़ा सा कहीं हमारी जो ताकत है, अस्करी ताकत, उसके ऊपर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आलमी लेवल के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले पाशा साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र हुआ कि 9 मई के जो मुजरिम थे उनको सज़ाएं तो हो गई, लेकिन सहूलतकारों को सज़ा देने तक ये इंसाफ का ये अमल जारी रहेगा। इसका क्या मतलब वो निकालते हैं? दूसरी बात हमने की थी कि जी के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, इन दोनों वालों से पाशा साहब से पूछते हैं कि क्या DGISPR कहना चाहते हैं। जी पाशा साहब। देखें अमजद इकबाल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी फ़ौज और हमारा दिफाई निज़ाम, एटमी दिफाई निज़ाम, जिसका मिसाइल प्रोग्राम जिसका एक हिस्सा है, जी, ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, जो इस वक्त पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है, उसके निशाने पर है। इसमें तो कोई मतलब वो पागल ही होगा जिसको इस बात पर कोई शक हो। ज़ायनिस्ट जो हैं उन्होंने मुसलमानों को फना कर दिया है 90 के बाद, यानी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। जो अमेरिका ने जो नई एक ग्लोबल पॉलिसी तश्कील दी थी, अमेरिका जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ज़ायनिस्ट्स ने, सहूनी क़यादत ने जो ग्रेटर इसराइल को कायम करने के लिए जो एक आलमी पॉलिसी तश्कील दी थी,
उसमें मुसलमानों को फना करना एक ताकत के तौर पर, उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मुसलमान नमाज पढ़ें, हज करें, ज़कात दें, उम्रे करें, उनसे कोई परेशानी नहीं है, मस्जिदें आबाद रहें, उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। उनको जो मुसलमानों का मिलिट्री मसल है, ताकत, उससे उनको ख़तरा है। उन्होंने जितनी मशरक़ वस्ता के अंदर मिलिट्री मसल्स थी, इराक हो, शाम हो, लिबिया हो, मिस्र हो, इवन के ईरान के ऊपर जो मिसाइल प्रोग्राम तबाह किया, उन्होंने सबको फ्लैट कर दिया है। अब पूरे आलम इस्लाम के अंदर 69 के करीब मुसलमान ममालिक हैं और 1 अरब और 44 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं मुसलमान। उनको उनसे कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ़ एक पाकिस्तान रह गया है जो कि उनके अज़ाइम के रास्ते के अंदर कुछ मुज़ामत कर सकता है। ठीक है, मसलन जो वो ग्रेटर इसराइल तामीर करना चाहते हैं, उसमें मस्जिद अक्सा का इन्हदाम शामिल है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराएंगे। तो उस पर उनको जो रिएक्शन जो उन्होंने कैलकुलेट किया है, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान क्या रिएक्ट कर सकता है उस पर? जी, पाकिस्तान क्या यहाँ से बैठ के क्या रिएक्शन दे सकता है सिवाय सफारती महाज के अलावा? जैसे अभी गज़ा के अंदर जो कुछ भी हुआ हमारे सामने है, शाम में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है, और पूरी दुनिया आपने आलमी अदालत का फ़ैसला भी सुना, वो भी हमारे सामने है। उसके बावजूद वो अपना काम जारी रखे हुए है। देखिए क्या रुकावट है उनको? पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो यूएनओ के तमाम बड़े जो मिशन है उनका हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में मदद इमदाद करती रही है, बिल्कुल कर रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जवान है वहाँ पे। अल्लाह भला करे। तो फिर आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है? तो क्या किया क्या अब तक हमने? जी, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी ना। तो उनको खदशा तो है ना कि पाकिस्तान जो है रिएक्ट कर सकता है, और पाकिस्तान का जो मिलिट्री मसल है वो बहरहाल एक बड़ी ताकत है। और मुसलमान ममालिक जो हैं ये जब तक पास बैठे हुए ममालिक जिनका आपने कहा कि उनसे उनको कोई ख़तरा नहीं है, जब तक वो मज़ाहमत नहीं करते, जब तक वो खड़े नहीं होते, उस वक्त तक पाकिस्तान इस पोजीशन में आपको नज़र आता है कि यहाँ से बैठकर आप वहाँ पे उनकी कोई मदद कर सकते हैं? अच्छा देखें, कई बातें ऐसी जो मुझे मालूम है, मैंने पढ़ी हैं, जानी हैं, लेकिन वो ये चैनल मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो मैं इंकशाफात आपके सामने करूं कि पाकिस्तान की फ़ौज का क्या रोल है, जिससे डरते हुए ये जो सहूनी और यहूदी लाबी जो है वो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत को कमज़ोर करना चाहती है और वो कर रही है। इस वक्त इंडियन जो मीडिया वहाँ पे वावेला एक बहुत शोर मचा हुआ है, पाकिस्तान को J-35 तैयारे दे रहा है, और वो 1, 2, 4 नहीं 40 तैयारे पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, और वो चाइना इसका ऐलान कर चुका है, बाकायदा चाइना के की तरफ से ऑफिशियल ऐलान किया कि पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ये अगले 2 साल के अंदर। ठीक है। और जो ये जो J-35 तैयारे ये चीन से बाहर किसी दूसरे मुल्क के पास, पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जिसके पास ये होंगे। और ये जो इंडियन ने जो राफेल तैयारे ख़रीदे हैं वहाँ से, आपको इल्म है सारा वो सारा सिलसिला, ये उनसे एडवांस है बहुत, और उनके ये तैयारों का आप समझ लें कि ये तोड़ नहीं है उनका, वो इनके मुकाबले में कुछ नहीं है। अच्छा, उनके मुकाबले में ये बहुत एडवांस है ये। और एक बात मैं, आपने क्योंकि बात की तैयारों की, चीन के बारे में तो क्लियर हो चुका है हमें कि चीन के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो मुश्तरका हो चुके हैं, और चीन जो है पाकिस्तान की दिफाई जो मामलात हैं उसके अंदर भी दिलचस्पी ले रहा है। उसकी एक मिसाल आपने दे दी जी। और मैं एक चीज़ चलते चलते अपने नाजरीन को बता दूं, साउथ एशिया ग्लोबल के नाजरीन को, कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है फ़ज़ाइया, जी, वो दुनिया की 3 जो सुपीरियर एयर फोर्सेस हैं, दुनिया की सबसे सुपीरियर एयर फोर्स स्ट्राइकिंग के एतबार से, स्ट्राइक पावर के एतबार से अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे इसराइल की है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान एयर फोर्स है। स्ट्राइक करने के लिहाज से प्रिसाइजली हमला करके निशाने को तबाह करने के एतबार से
दुनिया की तीसरी बेहतरीन एयरफोर्स है। मतलब ट्रेनिंग उनके पायलट्स की और इतनी एफिशिएंसी है बिल्कुल ठीक है कि दुनिया की तीसरी आला दर्जे की जो फोर्स है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो इस वाले से जो अमेरिका हम पे अगर पाबंदियां लगा रहा है, उसके एजेंट के तौर पे उनको सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं। और फिर जो 6 दफ़ा छठी कॉल थी ये, जब 24 और 26 नवंबर को ये हमलावर इस्लामाबाद पर हुए हैं, वो फेल होके हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर और सियासी तौर पर स्टडीली, वैसे इसका इतराफ़ खुद किया ना, खुद इतराफ़ किया कि जनाब मईशत बेहतर हो गई, बचा लिया गया डिफ़ाल्ट होने से, हुकूमत ने मईशत को मजबूत कर दिया। तो फिर इख्तलाफ किस बात का? सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ है कि मनु छो, 9 मई को छोड़ दो। मेरा ये ख्याल है अपने अमजद इकबाल साहब जी, मैं बड़े एहतराम से देखता हूँ जो DGISPR ने जो ये कहा है कि इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा, और 85 कितने बंदों को उन्होंने अब तक वो तकरीबन इतना ही 85 को दे दी है। तो ये बुनियादी तौर पे 25 एक बार, 60 एक बार, ठीक है। बड़ा क्लियर मैसेज है उन लोगों को, उन कल्प्रेट्स को जो रियासत पर हमलावर हुए थे कि वो बच नहीं सकेंगे, और ये मैसेज के लिए था। लेकिन मुझे अदब से एक बात कहने दीजिए कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। उसकी तो हम क्योंकि अच्छा उसकी कई वजूहत होंगी, वो उसकी वजूहत आप कह सकते हैं ना। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अदालतों ने पाबंदी लगाई हुई थी। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा स्टे दिया हुआ था कि आप फैसले नहीं सुना सकते। अभी भी उन्होंने जब स्टे ख़त्म किया फिर ये इजाज़त दी कि आप उनके फैसले सुना सकते हैं, उनके केसेस आगे चलेंगे तो ये फैसले आए। लेकिन इसके पीछे देखिए ये जो वाक़यात ऐसे हैं, इसको आप नॉर्मल सियासी वाक़यात नहीं कह सकते, सियासी मामलात नहीं कह सकते। एक सियासी एहतजाज के अंदर होने वाले सूरत हाल कुछ और होती है, लेकिन ये तो बाकायदा प्लानिंग के तहत बलवे थे, बाकायदा हमले थे और नक्शे रख के सामने सारा कुछ हुआ ना। तो ये तो फिर वो बात वही आ जाती है ना कि इसको इसके मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, और जब तक आप ये नहीं करेंगे फिर ये आगे रास्ता खोलने वाली बातें हो जाती हैं। इसलिए इनके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि ये कोई रायत भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ुद PTI के लोगों को सोचना चाहिए कि इस रास्ते को, इस तरह के एहतजाज के रास्ते को कैसे बंद करना है। बाकी हम इसके जो जितने भी सियासी अवामिल है, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो चीज़ें हुकूमत और PTI या अपोजिशन के लोगों के साथ हो रही है, वो किस तरफ जा रही है और किस तरह से होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं ज़रा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की। क्या ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और इनसे क्या निकल सकता है? आइए पाशा साहब से पूछते हैं। जी पाशा साहब। अमजद इकबाल साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। एक सियासी मुबसर के तौर पे मेरा ये यकीन है, पुख्ता यकीन है कि ये मुज़ाकरात में, क्योंकि दोनों फ्रीक जो हैं वो एक दूसरे को जुल देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हुकूमत भी और PTI की कोशिश ये है कि 20 जनवरी तक कोई संजीदा फैसला मुर्शद के ख़िलाफ़ ना आए। अच्छा। क्योंकि उनकी नज़रें हैं जी 20 जनवरी में समझ रहा हूं। ठीक है। हाँ। तो अगर कोई संजीदा फैसला आ गया तो फिर मुर्शद पाक की जो रिहाई है वो मुश्किल हो जाएगी। तो उनकी अभी आपको आसान नज़र आती है? नहीं, अभी तो मुज़ाकरात इसीलिए किए जा रहे हैं ना, और उसमें पीर मुर्शद की रिहाई जो है वो पहला मुतालबा। अभी आपने जिक्र किया 85 लोगों को सजाएं हो गई हैं, तो फिर ये कहीं को रुका तो कुछ नहीं है, कोई सिलसिला तो नहीं रुका। नहीं, अभी वो तो फैसला एक महफूज उनके खिलाफ हुआ है ना, 190 मिलियन वाला, उसको सिर्फ डिले किया गया जी। और वो भी हो सकता है कि अदालत ने, चूंकि लिखना होता है फैसला, वो जज साहब ने लिखना होगा, उसके टाइम उनको चाहिए। नहीं, वो तो पता चल गया है कि वो ऐलान करके वो उन्होंने कहा अच्छा बाद में करेंगे। तो ये तो एक सियासी चाल है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लिखना नहीं है। वो लिखने के आदी होते हैं, वो सुबह शाम लगा के लिखा जा सकता है, और ये कोई आम फैसला नहीं है, लिखा हुआ मौजूद है। उसको सिर्फ
अनाउंस करने में डिले किया गया है ताकि मुज़ाकरात का खेल जो है हाँ, वो जारी चलता रहे। रहे। हाँ। तो उन्होंने तो जो दो पेश किए हैं मुतालबात, वो ये है कि मुर्शद पाक की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन। जाहिर है ये दोनों काम नहीं 9 मई पर जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाने का हुकूमत ने बात ही नहीं की। हुकूमत नहीं, हुकूमत तो 24 नवंबर पे जुडिशल मैं कमीशन हुकूमत बनाने की की बात नहीं कर रहा, मैं की पीटीआई की तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ। और पीटीआई की भी संजीदगी इस तौर पे देख लें कि जो पिछले दिनों मुज़ाकरात हुए तो उस टीम के अंदर पीटीआई के नामजद मेंबरान शामिल ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 लोग सिर्फ आए थे, बाकी नहीं आए थे। इससे क्या नतीजा निकालते हैं आपको? वो संजीदा नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ टाइम बाय किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये चाहते हो कि जी हम देखें हुकूमत क्या करती है, हुकूमत फिर अगली मीटिंग नहीं, में हुकूमत ने तो कमेटी बना दी और हुकूमत क्या करे, और हुकूमत आ गई कि आ लो अभी जी आ गए हैं। तो अब मेंबरान का जाना तो उनका काम था ना। तो ये पीटीआई की गैर संजीदा अप्रोच को जाहिर करता है। और मैं इसको कहता हूं कि जो हमें जो उनकी गैर संजीदा सोच नज़र आती है, बुनियादी तौर पर वो बड़ी वेल क्राफ्टेड अप्रोच है कि 20 तारीख तक लटकाओ, अच्छा टाइम बाय करो, ताकि फिर क्या हुकूमत को इस बात की समझ नहीं है? समझ है तो हुकूमत भी तो यही कुछ कर रही है ना। क्या? क्योंकि हुकूमत भी मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बड़ी विनिंग पोजीशन पर अच्छा, है। ये मुज़ाकरात हो किस इशू पर है, अभी किस तक बात तो करोगे? फ्रेम ही नहीं हुए ना कि क्या वो, आप क्या समझते हैं किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते जी हैं? मेरा तो ख्याल है कि मुज़ाकरात ना हुकूमत संजीदा है, ना पीटीआई संजीदा है, और ना ये कामयाब होने नहीं हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं? चलें, एक चीज़ तो हम कहते हैं कि जी कि जो मामलात हैं, जो क्रिमिनल्स मामलात हैं, केसेस हैं, उनके ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना ही होने चाहिए। जैसे आप 9 मई का हम जिक्र कर रहे थे, उसके ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना ही वो मुज़ाकरात से वो केसेस ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन पीटीआई तो नंबर कह 1 चुकी है कि 9 मई जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो था। तो उनका कहना है ना, लेकिन ये तो फैसला उन्होंने तो नहीं करना। ये तो जो जितनी हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो अगर बताते हैं कि ये क्राइम हुआ, ये इस तरह से हुआ, तो वो मुज़ाकरात से तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, जो पार्लियामेंट का माहौल है, जो सियासी माहौल है, जिस तरह से फैसला साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है, उसमें मिलजुल कर चलने की और एक दूसरे को स्पेस देने की जब बात होती है कि जी असम्बली के अंदर किसी को बात करने का मौका देना चाहिए, बात सुनने का मौका होना चाहिए, सुननी चाहिए बात दूसरे की, तो ये चीज़ें इनके ऊपर अगर मुज़ाकरा होता है तो क्या बुरा है इसमें? अमजद इकबाल साहब, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर मुज़ाकरात नहीं होते और टीमें तश्कील नहीं दी जाती कि जी हमें टाइम नहीं मिल रहा, टीवी पे हमारा मौक़िफ़ नहीं आ रहा, बाइकाट है, मनसूबों की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो क्या और किस पे होने हैं मुज़ाकरात? बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात है, जो बात आप कर रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी कि बानी पीटीआई की रिहाई के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने तो कैटेगरी तो कैसे हो सकती है रिहाई मुज़ाकरात से? आप मुझे बताइए तो सही कि क्या हो क्या सकता है? देखिए, होता ये है कि जिस वक्त 2 टीमें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का फैसला करती हैं तो फ्रेम बनता है, वो बनता है क्या उसको कहते हैं, मैं कहता हूँ जी डिमांड आ गई, वो भी तक है ही नहीं, डिमांड आ गई ना, फर्ज करें चले आ गई, एक हम फर्ज कर लेते हैं कि जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है हुकूमत ने उनसे, और अगली मीटिंग में वो देंगे, उसमें होगा सबसे पहले कि जी के रिहा किया जाए, जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो क्या इस तरह रिहा हो जाएंगे? हो जाते हैं। कैसे? पाकिस्तान की तारीख है अमजद इकबाल साहब, अगरतला साजिश केस में मुजीबुर रहमान को सज़ा नहीं हुई थी, गद्दार डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी मीटिंग जो है ना रॉ के साथ क्लियर नहीं थी, पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं उसने की थी, उसको सजा नहीं हुई थी। और फिर जब अच्छा, यहाँ पे के साथ हुए, एक मिनट, आप जो अगरतला साजिश की बात कर रहे हैं और जो पोजीशन की बात करें, उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान के हमारे हालात थे और जो जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी और जो जिस पोजीशन पर थी, उस पर तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो गई या उनको घुटने टेकना पड़े। तो दूसरे लफ्ज़ों में कैसे होगा? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, लेकिन क्या इस वक्त आपको कहीं कोई ऐसी नहीं, ऐसा नजर आती है? मैं वही बताने लगा, अब आगे आ रहा हूँ। अब तो नहीं है ऐसी पोजीशन ना। नैब वली खान पार्टी को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं नहीं हुई थी, फिर क्या नतीजा निकला? खत्म हो गई ना। तो फिर लेकिन अदालतों से खत्म हुई ना। वो ऐसे ही इधर भी हो सकता है, ऐसी कौन सी बात है कि अदालतों में जाके वो हुकूमत जो है क्यों? मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया जाए। वो
मैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, चले मुतालबा उनकी तरफ से आएगा, लेकिन ये फैसला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं यही आपसे सवाल था कि ये अब क्यों हो गया ऐसा, क्या क्या ब्लैकमेलिंग है, क्या वीकनेस है हुकूमत के की, अच्छा नहीं, या नहीं, क्या इसमें हाँ, क्या मैं क्लियर हूँ इस बारे में कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। क्यों भला? एक तो बेईमानी पीटीआई की कि वो सिर्फ टाइम बाय कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त अपनी ताकत के अरूज पर है कि उन्होंने पार्टी की धज्जियां बखेर दी हैं, पतलून उतार दी है, कच्छा भी उतार दिया है। इस वक्त पीटीआई अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, मुआशी तौर पर बहुत बुलंद मुकाम पर है। इसलिए हुकूमत को मुज़ाकरात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला गया है, ये की अपनी बेईमानी है। हुकूमत ये चाहती है कि कोई ये ना कहे कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो मुज़ाकरात। अच्छा, आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, 20 जनवरी का जिक्र आपने किया, एक जो नामजद वहाँ पे जो उनके एलची हैं आने वाली रिचर्ड गरनैल क्या नाम है उनका, गरनैल है ना, गरनैल जो भी नाम है उनका, इसी तरह नाम ले रहे हैं, गरनैल नहीं, मेरा गरनैल नहीं, भाई ये इस वक्त तो नारा यही चल रहा है ना। उसने जो स्टेटमेंट दे दी है, उसने जो बयान दिया, जो उसने, हालांकि जो इस वक्त जो उनके दफ्तर खारजा के तर्जमान, उन्होंने ये बात, मिलर ने ये बात नहीं की थी, उन्होंने अपनी तौर पे ये तशरीह की कि उनके कहने का ये मतलब है। उनके बयान को लेके आज एक बहुत पीटी के अंदर उसके ऊपर बड़ा खुश हो रहे हैं लोग, तो ये क्या है फिर? अच्छा, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ग्रेनियल साहब की ज़ाती दोस्ती है के साथ। अच्छा, और ग्रेनियल साहब कौन है आपको पता है? हाँ जी जी, आप बताएं कि वो नामजद एलची हैं। नहीं, एलची तो हैं, उनके शौक क्या है और उनका समाजी स्टेटस क्या है, वो है। अच्छा चलें, ये बात, हाँ, ये ज़रूरी है ये जानना। और उससे पहले पीटीआई ने 26 जिन कांग्रेस के मैनों के साथ रब्ता किया था और उन्होंने खत भी लिखा था, तो इतलात ये है कि वो 26 के 26 इसी ग्रुप से हैं, यानी ग्रुप से हैं। और आपकी मकबूलियत तो है ना, मतलब इस तरह के उसमें, तो उन्होंने बयान जो दागा है। अच्छा, अब जो वो लॉर्ड क्या नाम है उनका, लेकिन दफ्तर खारजा ने तो उनके बयान को ये कहा ना कि ये किसी की इनफरादी बयान के ऊपर हम तबसरा भी नहीं करते। नहीं, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये बात कही है। एग्रीड, उन्होंने जवाब दे दिया, एग्रीड। लेकिन क्योंकि वो एक बयान आया ना, उसके बारे में लॉर्ड वो क्या नाम है जी, तारड़ जो है, हाँ, वो पाकिस्तानी जो नजाद वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि जितने बयान ये सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से उनके उस पे चल रहे हैं, ये पतोकी में बैठा हुआ कोई बंदा ये बयान कर रहा है। अच्छा, ये बयान उन्होंने दिया है, लेकिन उनका एक जो इंटरव्यू है करनैल साहब का, गरनैल साहब का, उसमें उन्होंने बहरहाल कहा है कि हम देखना चाहते हैं आपको आज़ाद। अच्छा, तो ये तो वेस्ट का एक लिखा पड़ा है कि जहाँ पर उनके मुफादात हों तो वो इस तरह की जमहूरी राग अलापते हैं, लेकिन जहाँ पर उनके मुफादात ना हों तो वो डिक्टेटरों के साथ भी। लेकिन इस सारी सूरत हाल से मुझे तो एक चीज़ नज़र आती है पाशा साहब, कि चाहे अमेरिका का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर इतराज़ और पाबंदियाँ हों, चाहे गरनैल का बयान हो, या किसी यूरोपीय यूनियन की तरफ से, आपको पता है वहाँ से भी कुछ इस तरह के बयानात टाइप आई चीज़ें, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की स्टेट ने उसका बड़ा दो टोक और बड़ी दिलेरी के साथ जवाब दिया है। बिल्कुल, इसमें और कोई शक, हमारा पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, मजबूत पोजीशन पर है। हाँ, तो ये जी, और यकीनन यही रहेगा। अब पाशा प्रोग्राम का वक्त असल में ख़त्म हो गया, तो नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो इकट्ठे हैं, इस वक्त सब मिलकर इकट्ठे हैं। यकीनन पाकिस्तान के ऊपर उठने वाली कोई भी मैली आँख, उसका बड़े सख्त अंदाज से जवाब दिया जाएगा, चाहे वो हमारी मशरक़ी सरहद हो, चाहे वो मगरबी सरहद हो। हम सब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।